हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आपको एमएड एंट्रेंस में नेक्स्ट सीरीज बताने वाले हैं और अब से पहले आपकी जो सीरीज थी उसमें कम्प्लीटली आपका क्या क्या हो चुका है वो आप देख लीजिएगा और वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नॉर्मली वैसे तो हमने आपकी फिलोसफी से रिलेटेड वर्क कराया है जो आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम में आता है और उसमें हमने आपको एग्जाम ट्रिक भी बताई है और इसके साथ साथ में हमने आपको अपने चैनल पर ही लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास में शॉर्ट टाइम है या फिर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं देन वी सजेस्ट यू कि आप शॉर्ट वीडियोस से अपने पीडीएफ्स को चेक करके या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप वहां से अपना कार्य कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। इसके साथ साथ में हमारी जो फिलोसॉफिकल सीरीज कंप्लीट हुई थी उसके बाद में हमारा आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका नॉर्मली क्या क्या टॉपिक्स आते हैं जो कि एमएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग थ्योरीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी। यहाँ पे हम आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसको इस तरीके से कराना चाहते हैं कि आपका ऑल ओवर जितने भी एग्जाम है उन सभी में आपका कार्य पूरा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर एग्जाम में ये यूजफुल हो, तो इसलिए इसको अभी नहीं लास्ट में कराएंगे। बट जैसे ही हम आज आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे वैसे ही नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपकी पर्सनालिटी पर। इसी तरीके से डे बाय डे हम आपका ये कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट आपका ये जो यूजफुल रहने वाली है वो रहने वाली है सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट के लिए, क्योंकि नॉर्मली साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन सभी के आ जाते हैं और इसमें जो नॉर्मल से डेफिनेशंस है, कथन है, अदर भी थिंग्स हैं जो आपको साइकोलॉजी से मिलती है। चलो देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। तो फर्स्ट है आपका शिक्षा और मनोविज्ञान का परिचय। नॉर्मली इंट्रोड्यूस कराएं तो इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी जो है आपका वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, साइकिक और लोगोस से। साइकिक का मीन्स आपका क्या होता है, आत्मा, एंड लोगोस का जो मीनिंग होता है वो होता है अध्ययन। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनको मिलाने पर क्या बनता है आपका आत्मा का अध्ययन। ये जो है वो 4 फेज से होकर के गुजरता है, जिसमें कि पहला है आपका आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में क्या था कि अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टिस इन्होंने क्या किया था, आत्मा का विज्ञान कहा किसको, साइकोलॉजी को। परंतु आत्मा का ना तो कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना ही उसका कोई आकार होता है, तो आफ्टर सम टाइम उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में साइकोलॉजी को क्या कहा गया कि ये मस्तिष्क का, मन का विज्ञान है, जिसमें कि मेन जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे वो थे कॉम्पोनोलॉजी और जॉन लॉक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा कि अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट ने साइकोलॉजी को किस रूप में अपनाया, तो सीधी सी बात है आत्मा के विज्ञान के रूप में। ठीक इसी तरीके से जॉन लॉक ने मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। बट जैसे कि आपका आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, सेम वही था कि मस्तिष्क का और मन का भी कोई रूप नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद में थोड़ा और से इसको रिव्यू किया गया और उसमें देखा गया कि आत्मा को चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में क्या माना गया कि आत्मा को चेतना का विज्ञान माना गया। विलियम वुड्स और विलियम जेम्स इसके जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी एक आत्मा चेतना का विज्ञान है। अब इसमें जो है यहाँ पे जो मैंने आपको स्पेशल फैक्ट लिखा हुआ है उसमें क्यों लिखा है, क्योंकि विलियम वुंड ने 1879 में लीप्जिग जर्मनी में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो दुनिया की पहली
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की, इस तरीके से करके एक क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब कब स्थापित की गई, तो आप 1879 यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट करते रहिएगा साथ के साथ में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ में इन प्रेजेंट टाइम अब आपका जो साइकोलॉजी है वो क्या है कि साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है 20वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक। और जेबी वाटसन जो थे व्यवहारवाद के जनक थे, उन्होंने क्या के साथ में क्या थे, बीएफ स्किनर और वुडवर्थ ने इसको व्यवहार का विज्ञान माना है। इसके साथ साथ में इसका जो स्पेशल फैक्ट है वो क्या है कि वुडवर्थ का प्रसिद्ध कथन आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप बीएड एमएड या फिर कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये जो कथन होते हैं, तथ्य स्पष्ट होते हैं, फैक्ट होते हैं, ये सभी देख करके जाने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, और फिर उसके बाद अपनी चेतना खोई, और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। मीन्स ये ऐसा कथन है, ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से आप इस कंप्लीट वर्क को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और इसकी सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, और परिभाषाएं हमने डिफरेंट इसके अर्थ और परिभाषाएं हमने डिफरेंट वेज में कलेक्ट की है। जैसे कि आपका फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का क्या अर्थ है यहाँ पे, व्यवहार का परिमार्जन या सुधार, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब हमारे बिहेवियर में टाइम टू टाइम चेंजिंग आते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। हमारे व्यवहार नई नई योजनाओं या फिर नई नई करता रहता है, तो उसमें नई सेकंड है आपका मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हुआ आपका, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना और उसमें सुधार लाना ही मनोविज्ञान है। सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर किया एंड देन उसको व्यवहार में परिमार्जित किया। इसे क्या कहेंगे आप, शैक्षिक मनोविज्ञान। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आपका फिर से क्वेश्चन आ गया है कि आप इसे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है उनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग बताई गई है। जैसे कि आपका लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे बीएफ स्किनर हो गया, सी स्किनर हो गया, क्रो हो गया, आपका स्टीफन हो गया, ये सभी इन्होंने क्या किया था, लर्निंग एंड थ्योरीज टीचिंग पर वर्क किया। तो इनसे रिलेटेड इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी। फर्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है बीएफ स्किनर की, क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम सीखने से संबंधित होती है। सेकंड है आपकी सी स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, मीन्स सभी का योग। क्रो के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मीन्स जन्म से लेकर के मरण तक जो भी व्यक्ति ने सीखा, जो भी उसने अनुभव किया, उसकी व्याख्या करना, उसको विस्तार से चित्रित करना या बताना क्या है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद में आपका स्टीफन के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। तो आपने देखा कि ये आपकी किसके अकॉर्डिंग है, लर्निंग एंड टीचिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस है। इसके साथ साथ में विज्ञान और विषय वस्तु,
विज्ञान और विषय वस्तु के अकॉर्डिंग क्या है आपकी डेफिनेशन? प्रोफेसर E.L. पील ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में आपका जुड़ ने आपका क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जन्म से लेकर परिपक्वता तक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन और व्याख्या करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका कोलिस्निक ने क्या कहा? मनोविज्ञान के सैद्धांतिक और परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शैक्षिक मनोविज्ञान है। इन द लास्ट जो है आपका वो है सारे एंड टेलफोर्ड के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य छात्र को उसके सीखने के प्रयासों के दौरान उचित दिशा और गाइडेंस प्रदान करना है। इसके साथ साथ में हमारी जो नेक्स्ट जो डेफिनेशंस है वो किस पे केंद्रित है? आपकी बालक के विकास और परिस्थितियों पर, उसकी कंडीशंस पर। क्रो के अकॉर्डिंग है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। जितनी भी उसकी स्टडी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कंडीशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी अध्ययन है वो क्या है आपका? शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है आपका वाल्टर बी कोलिस्निक शिक्षा मनोविज्ञान वह व्यवस्थित अध्ययन है जो व्यक्ति के शैक्षिक वातावरण में उसके व्यवहार के तौर तरीकों को स्पष्ट करता है। इसके बाद में एलिस क्रो की जो डेफिनेशन है वो है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो मानव अधिगम ह्यूमन लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपकी फ्रोबेल के अकॉर्डिंग। फ्रोबेल जो थे आपके वो फिलोसोफर थे और उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? दार्शनिक था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करती है और मनोविज्ञान है इसमें वो सहायक एज ए फैसिलिटेटर होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं आपको इतनी डेफिनेशंस बता रही हूँ तो क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं जब आप B.Ed या फिर M.Ed करते हैं तो साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको लॉन्ग आंसर आते हैं। वहां पर आपको डेफिनेशंस लिखनी होती है और एक्यूरेट लिखनी होती है जिससे कि आप ट्रिक के अकॉर्डिंग ही याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे वेरी शॉर्ट में आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैदिक विधि से प्राप्त किए गए उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो मानव अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपको डेफिनेशन दे दी जाती है, आपको बताना होता है कि किसकी डेफिनेशन है। ये आपका M.Ed का पैटर्न है, ठीक है। इसी तरीके से आपका M.Ed एंट्रेंस में आपको डेफिनेशंस दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि किसकी डेफिनेशन है या ये किस वैज्ञानिक से संबंधित है, किस वैज्ञानिक ने क्या डेफिनेशन दी, ये सब आपको नॉर्मली बताना होता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो आपके कीवर्ड ट्रिक है वो क्या है। अगर आपका शिक्षण और अधिगम दो वर्ड आते हैं तो आपको क्या देखना होगा? स्किनर पर ज्यादा जोर देना होगा क्योंकि एजुकेशनल एरिया में स्किनर जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जन्म से वृद्धावस्था तक अगर आपसे पूछा जाए तो क्रो एंड क्रो होगा। शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन स्टीफन, और शिक्षा का विज्ञान सिर्फ 4 शब्द है तो क्या होगा? पील, और सिद्धांतों का अनुप्रयोग शब्द आए तो कोलिस्निक। इसमें किस लिए लिखा गया है? क्योंकि ये आपको याद करनी ही होगी डेफिनेशन। ये आपकी M.Ed, B.Ed और उसके साथ में अदर एग्जाम्स में भी आती रहती है, इसीलिए इनको एग्जाम ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी नेचर और स्कोप की तरफ, प्रकृति और क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक, व्यवहारिक और पॉजिटिव है, विद्यात्मक। अगर इसका हम नॉर्मली विश्लेषण देखते हैं तो उसमें मैंने आपको डायग्राम भी बताया है
और उसके साथ में इमेजेस भी आपकी ऐड की है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो जरूर बताइएगा। अब इसकी जो नेचर होती है वो किसके अकॉर्डिंग है? असेसमेंट एंड लर्निंग। इसकी जो नेचर है वो कैसी है? असेसमेंट एंड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड और मोटिवेशनल एंड एंगेजमेंट। इसके साथ साथ में आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स। अब इनके अकॉर्डिंग कैसे आप इसे लिखेंगे वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है आपका साइंटिफिक होती है अनअप्लाइड साइंस। कैसे कि शुद्ध विज्ञान नहीं, यह है सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांत, शोध और खोजों को शिक्षा की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग करता है। अब आपका जो एमएड में आता है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उसमें क्या है आपका? यह एक पॉजिटिव साइंस है और इसके बाद में वैज्ञानिक पद्धतियों का इसमें यूज किया जाता है। साइंटिफिक मेथड्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं। केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, इन दोनों के संबंध पर आधारित होती है। जो इसके सिद्धांत है वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। इसके साथ साथ में भविष्यवाणी करने की क्षमता इसकी होती है। यह गतिशील होती है, मीन्स इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है? डायनेमिक होती है। अब इसमें से जो एमएड एंट्रेंस के लिए एग्जाम में जो कुछ पूछा जाएगा वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि सिद्धांत इसके सार्वभौमिक होते हैं, तो सार्वभौमिक में आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्या पूछा जा सकता है? थॉर्नडाइक से रिलेटेड, पियाजे से रिलेटेड, और उसमें आपका ये यूनिवर्सल फेज ऐड किया जा सकता है जिससे कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट आप पढ़ करके जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसको लिंग्रेन के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है और वो 5 भाग कौन कौन से हैं आपके? सेम आपके सोशल, इमोशन फैक्टर, इंडिविजुअल डिफरेंस, सेम वही है। जैसी इसकी नेचर के अकॉर्डिंग इसके स्कोप। फर्स्ट अगर हम देखें शिक्षार्थी या बालक, द लर्नर्स, इसमें क्या होता है? इसमें मूल होता है। उसके अकॉर्डिंग देखें तो मूल प्रवृत्तियां क्या है इसकी? बालक, जन्मजात शक्तियां और प्रवृत्तियां। और सेकंड है आपका व्यक्तिगत भिन्नता, मीन्स कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, दो बालक समान नहीं हो सकते, कोई भी दो चीजें हो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिल ही जाता है। इसके बाद में सचेतन और अवचेतन मन, बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाली चेतना और अचेतन इच्छाएं। इसके बाद में है आपका लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या क्या एरियाज है इसके? अधिगम के नियम व सिद्धांत, जैसे कि आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर के सीखने के नियम होते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कैसे काम आ सकता है, जैसे कि नेगेटिव, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण आदि। स्मृति और विस्मरण, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, किसी भी चीज को कैसे याद रखना है या फिर याद रखा है तो रट्टाफिकेशन करके कैसे भूल जाता है, ये सभी लर्निंग प्रोसेस के एरियाज है। तीसरा है हमारा अधिगम परिस्थितियां एवं वातावरण। अधिगम की जो भी परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग कैसा एरिया होता है? फर्स्ट है कक्षा प्रबंधन, सेकंड है आपकी ग्रुप डायनेमिक, समूह गतिशीलता, और थर्ड है आपका अनुशासन। नॉर्मली इसमें जैसे कि छात्रों के बैठने का व्यवस्था, बालक का अपने सहपाठियों और समूह के साथ कैसा व्यवहार है, दंडात्मक अनुशासन, मनोवैज्ञानिक में और सुधार अनुशासन की नीतियां, ये सभी किसमें आती है? आपकी अधिगम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप इसे ड्राइव करते। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व। इसमें आपके जो एरियाज हैं वो है व्यक्तित्व का मापन, कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट, निर्देशन एवं परामर्श। अब यहाँ पर बालक के तनाव, कुंठा, मानसिक दबाव के कारणों को जानकर उन्हें दूर करना, और इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन हमेशा आते हैं सीटेट में भी और आपके एमएड एंट्रेंस में भी। नेक्स्ट है आपका मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।
इसके एरियाज में क्या है आपका बुद्धि और सृजनात्मकता का मापन, जैसे आईक्यू टेस्ट, रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी के साथ साथ में सांख्यिकी का प्रयोग, आपने देखा होगा रिसर्च के एरियाज में जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, और उसमें क्या होता है वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, मानक विचलन। अब इसकी भी ट्रिक्स आ जाइए देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक्स क्या है। तो नॉर्मली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसे कि लिंक गेन का वर्गीकरण क्या है, इसमें 3 मुख्य तत्व बताए थे, अधिगम कर्ता लर्नर, अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस और अधिगम परिस्थिति, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस होती है कि जो आपका लर्नर होता है वो लर्निंग प्रोसेस में ही लर्नर है, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग परिस्थिति सिचुएशंस, जैसे कि शिक्षक, शिक्षार्थी और सामग्री, ये 3 आपके एलिमेंट्स थे, सेम वही आपके यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है। सेकंड है आपका कैचवर्ड ट्रिक, क्षेत्र का गुरुमन। यदि परीक्षा में स्कोप से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या करना है, जन्म से लेकर के परिपक्वता तक जो कुछ भी शिक्षण को प्रभावित करता है वो क्या है आपका मनोविज्ञान, PAS। P मीन्स आपका क्या है पॉजिटिव साइंस, A फॉर अप्लाइड और S फॉर साइंटिफिक। इसको कभी भी आप नॉर्मेटिव या फिर प्योर साइंस नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान करना होगा। और इन दोनों के जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता नहीं है वैसे तो, पर हम बीएड के लिए या फिर एमएड की जो क्लासेस होती है उनके लिए, और एमएड के और बीएड के एग्जाम में ये जरूर आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस नॉर्मली क्या है कि एजुकेशन नॉर्मेटिव साइंस हो सकती है, बट साइकोलॉजी को आप पॉजिटिव साइंस बोलेंगे, उसको नॉर्मेटिव साइंस आप नहीं बोलेंगे। सेकंड है आपका जो शिक्षा है वो ब्रॉड है, बट जो आपका साइकोलॉजी है वो स्पेसिफिक है। शिक्षा में आपकी फिलोसफी भी आती है, एजुकेशनल भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, बट आपका जो साइकोलॉजी है उसमें सिर्फ आपके मनोविज्ञान का ही अध्ययन होता है। थर्ड है आपका गोल ओरिएंटेड, शिक्षा आपकी गोल ओरिएंटेड होती है, जबकि आपकी साइकोलॉजी है वो खोज और विश्लेषण पर आधारित होती है और उनके पीछे के कारण का पता लगाती है। शिक्षा क्या पढ़ाना है और आपका साइकोलॉजी क्या है, कब पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, जिससे कि बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सके। अब इन दोनों का संबंध, ये संबंध में भी सेम है कि आपका एमएड एंट्रेंस में जरूर आता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है, मनोविज्ञान के कारण ही आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित से बदल करके बाल केंद्रित बन गया है। शिक्षण विधियां, जैसे कि इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां ऐड हुई है, खेल विधि, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट विधि और मॉन्टेसरी विधि, ये सभी किसकी देन है, मनोविज्ञान की। नेक्स्ट है आपका करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, जैसे कि बालक की आयु के अकॉर्डिंग करिकुलम का निर्माण करना, मानसिक स्तर को ध्यान में रखना, बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखना और उसकी अभिरुचि के अनुसार ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका समय सारणी और अनुशासन। जब तक आपका समय सारणी और अनुशासन ना हो, आपकी ये तीनों चीजें नेग्लेक्ट हो जाती है। तो विद्यालय में कठोर दंड के स्थान पर आत्म अनुशासन और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को अपनाना। अब आपका क्या है, ट्रिक्स पे आते हैं कि विकास की ट्रिक क्या होती है, SMCB, ध्यान में रखिएगा SMCB। S मीन्स आपका सोल, M मीन्स आपका मन, C फॉर कंसिस्टेंटनेस और B फॉर आपका बिहेवियर। और आपकी जो है याद रखने का क्या है फॉर्मूला, सुनो मम्मी करेक्ट बोलो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो वो है कि मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट और प्राचीन रूप में अरस्तु, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान के E.L. थॉर्नडाइक, व्यवहारवाद के जनक कौन थे, J.B. वॉटसन। अब आपको नॉर्मली तीनों को देखने के बाद में, चारों को देखने के बाद में क्या लग रहा है कि इसमें जनक को कैसे याद करेंगे,
तो नॉर्मल सी बात है, पीवी, एमवी, और इसके बाद में ईवी, और आपका नेक्स्ट है बी, तो इसमें जेबी। अब इसकी जो ये ट्रिक्स है, ये क्या है कि P4 आपकी साइकोलॉजी के जनक कौन थे? विलियम वुड्स। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है एएम, A4 अमेरिकी, M4 आपका मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स। ईवी, ईवी से याद रखना है आपको क्या? EL, और बिहेवियर से आपको क्या रखना है? या जेबी बोर्ड से। ओके, तो नेक्स्ट क्या है आपका? कि ओवरऑल जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी लास्ट ही मेरा जो फोन था वो थोड़ा डेड हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे आपकी क्लासेस को रोकना पड़ा, बट अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। अब आपको क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आपकी क्लास वो होगी आपकी पर्सनालिटी पे, ठीक है। अभी आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी था वो हमने आपको डिफरेंट वे में इसलिए कराया क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला एरिया है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ में आके एमएड एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इसको बाइट्रिक कराया है। इसके बाद में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको कवर करने होंगे। लिख करके रखिएगा, जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को टिक करते जाइएगा। और नेक्स्ट है आपका कि ड्यूरिंग 15 डेज आपके एग्जाम होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो बेहतर होगा कि आप अपना जो नेक्स्ट सेशन है, जैसे कि आपका रीजनिंग है और इसके साथ साथ में हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज से हिंदी से फिल किया होगा तो आपको हिंदी मिलेगी लैंग्वेज में, और अगर आपका इंग्लिश है इसके साथ साथ में आपका नेक्स्ट जो है अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी या फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और प्रीवियस ईयर जो है उनको लगाते रहिएगा। प्रीवियस ईयर आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, बट आप यूट्यूब से या फिर मेरे चैनल से आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप है या टैब है तो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट के क्लिक आप ले सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप बता दें। बट आफ्टर 1 या फिर 2 डेज आपका जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगी इस वीक के बाद में। एजुकेशन साइकोलॉजी को कंप्लीट कराने के बाद में आके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, उनको सोल्व कराया जाएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जैसे ही आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching and supporting me. Good luck.